हेलो बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे। हमारे एक प्रश्न आता है तुम्हारी 5वीं इकाई में हिंदी साहित्य के थर्ड ईयर के बच्चों के लिए फर्स्ट पेपर में, और उस इकाई में आता है बिंब विधान। प्रश्न हो सकता है बिंब विधान के समीक्षात्मक दृष्टिकोण से आलोचना कीजिए, बिंब विधान का मूल्यांकन कीजिए, बिंब विधान को समझाइए। तो ये बिंब है क्या आखिर, तो इसको हम समझते हैं। तो बिंब विधान से हमारा तात्पर्य काव्य में आए हुए उन शब्द चित्रों से है जो भावात्मक होते हैं, जिनका संबंध जीवन के व्यवहारिक क्षेत्रों से तथा कल्पना के शाश्वत जगत से होता है। बिंब विधान क्या है कि काव्य में आए हुए शब्द चित्र, बिंब का मतलब ही होता है चित्र। तो जो शब्द, काव्य की बात करेंगे क्योंकि काव्य में शब्द चित्र होगा, तो जो शब्द चित्र काव्य में आए हैं और जो व्यवहारिक क्षेत्रों से तथा कल्पना के शाश्वत जगत से प्रकट होते हैं, यानी जिसमें कल्पना भी होती है और सत्यता भी होती है या शाश्वतता भी होती है, जो कवि की सजीव अनुभूति, तीव्र भावना में उत्कट वासना से परिपूर्ण होते हैं। और वो जो प्रकट करने वाला है कवि, उसकी क्या है, कवि की सजीव अनुभूति, वो क्या अनुभव करता है, खुद किस तरह का अनुभव करके लिखता है। तीव्र भावना, उसकी भावना उसको लिखने के प्रति कैसी है, और उत्कट वासना, और उसने उसको किस तरह से जिया है, किस तरह से देखा है उस बिंब को, तो इससे है वो बिंब प्रकट होते हैं। तो और गत्यात्मकता, सजीवता, सुंदरता एवं सरसता के कारण जीते जागते, चलते फिरते और बातचीत करते से जान पड़ते हैं। और ये बिंब क्या है कि बिंब अगर हम चित्र कहें तो चित्र तो एक स्थिर हो जाता है। चित्र बहुत कवि का, आप वहाँ किसी की एक पेंटिंग देखी, किसी का एक चित्र देखा तो वो तो स्थिर हो गया, लेकिन कवि का जो बनाया हुआ चित्र या बिंब है वो क्या है, गत्यात्मकता, उसमें गति भी है, सरलता भी है, सरसता समझ में भी आता है और दिमाग में क्लिक भी करता है और बुद्धि और हृदय को झकझोरता भी है। तो इस तरह से, और वो क्या करते हैं, जीते जागते और चलते से चित्र है। अब चित्र होगा तो ठहरा हुआ होगा, लेकिन वो शब्द चित्र कैसे होंगे, जीते जागते से होंगे, सजीव होंगे और चलते फिरते से लगेंगे। पाश्चात्य समालोचना के क्षेत्र में इस बिंब विधान को बड़ा महत्व दिया गया है, और ये सारा बिंब विधान है हमारा, वो क्या है, पश्चिम से आया है, विदेशों से आया है, और हमने उसको स्वीकार किया है। वहाँ यदि कोई समालोचक किसी कविता, कहानी, नाटक या उपन्यास की आलोचना करता है तो सबसे अधिक वह लेखक के बिंब विधान की ही चर्चा करता है। हमारे यहाँ अगर हम किसी किताब की समीक्षा करते हैं, किसी उपन्यास की समीक्षा करते हैं तो 6 बिंदुओं में बांटते हैं। उसकी कथावस्तु कैसा है, उसका देश काल वातावरण कैसा है, उसका चरित्र चित्रण कैसा है, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी भाषा शैली कैसी है। लेकिन पाश्चात्य में जब किसी किताब, उपन्यास की चर्चा की जाती है या कहानी की चर्चा की जाती है तो वहाँ उसका लेखक का बिंब विधान देखा जाता है कि उसका बिंब विधान कैसा है। अंग्रेजी में इसे इमेजरी और बिंब को इमेज कहा गया है। और जो हम किसी बिंब के आधार पर किसी पुस्तक की समीक्षा करते हैं उसको इमेजरी कहते हैं, और बिंब को वहाँ इमेज कहा गया है। जिस कवि या लेखक की इमेजरी जितनी उच्च एवं उन्नत होती है वह उतना ही महान माना जाता है। वहाँ जो किताब की समीक्षा के मापदंड दूसरे हो जाते हैं, भारतीय साहित्य में किताब की समीक्षा के मापदंड अन्य हो जाते हैं। वह उतना, जितनी वहाँ पर बिंब की ज़्यादा चर्चा या ज़्यादा बिंबों का वर्णन या सजीव वर्णन किया जाता है उस कवि को या उस राइटर को, उतना ही महान माना जाता है। इस बिंब विधान से प्रत्येक बिंब का संबंध उन प्रत्येक पदार्थों से होता है जो या तो लेखक या कवि के सम्मुख विद्यमान है या अतीत काल में हो चुके हैं। और वो सारे बिंब या तो वो भोग चुका है, देख चुका है, अनुभव कर चुका है, या फिर आगे उसके सामने मौजूद है, प्रस्तुत है वर्तमान काल में, वो उसी का ही वर्णन करता है। इनके द्वारा कवि अपने मानसिक जगत का संबंध शेष सृष्टि के साथ स्थापित किया करता है। काव्य, जैसा कि श्री सीडे लेनिस ने लिखा है, काव्यगत बिंब से तात्पर्य उस मानव मस्तिष्क से है जो वर्तमान और अतीत के प्रत्येक पदार्थ से अपने निजी संबंध का दावा करता है और इस दावे को भली प्रकार स्थापित भी करता है। इतना ही नहीं, ऐसा करने में प्रत्येक रूपक के माध्यम से बाह्य पदार्थों के साथ अपना गहन संबंध भी स्थापित करता है। खाली वो कहता ही नहीं है, वो जो लिखता है उसको भोगता है, अनुभव करता है, प्रकट करता है, और अनुभव के बाद में वो कल्पना करता है, मिलाता है उसके साथ में, और फिर वो लिखता है।
अतएव बिंब विधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक कवि अपने हृदयस्थ भावों का शेष सृष्टि के साथ संबंध स्थापित करता हुआ सुंदर एवं सजीव कल्पना चित्रों का निर्माण करता है और उन चित्रों के माध्यम से कल्पना के सत्य का साक्षात्कार किया करता है। जैसा श्री सीडे लेविस ने लिखा भी है, बिंब को दर्पण में पड़ी हुई उस छाया के समान माना जा सकता है जिसमें कवि अपनी आकृति को ही नहीं देखता अपितु उससे भी परे किसी सत्य का साक्षात्कार किया करता है। बिंब क्या है? एक चित्र है, और वो एक चित्र भी कैसा है कि अपनी जो सामने दिखाई दे रही है छवि, आकार, अपना खुद का चित्र, उससे परे जा कर के देखने की कोशिश करना, वही बिंब है। ये काव्यगत बिंब विविध प्रकार के होते हैं। इन बिंबों की प्रकृति तथा इनकी प्रक्रिया के आधार पर सर्वप्रथम इन्हें 2 भागों में बांटा जा सकता है। अपने प्रकृति के आधार पर ये बिंब 8 प्रकार के होते हैं। 8 प्रकार के बिंब माने गए हैं प्रकृति के आधार पर। वो कौन कौन से 8 प्रकार, मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगी। नंबर 1 स्थूल बिंब, नंबर 2 सूक्ष्म बिंब, नंबर 3 संश्लिष्ट बिंब, नंबर 4 विकृत बिंब, नंबर 5 उदात्त बिंब, नंबर 6 प्रत्यक्ष बिंब और नंबर 7 स्मृति बिंब। और ये वैकल्पिक और 8 काल्पनिक बिंब, ये 8 प्रकार के बिंब माने गए हैं अपने प्रकृति के आधार पर जो बिंब बताएं उसमें। इसके अतिरिक्त प्रक्रिया के आधार पर बिंबों को सर्वप्रथम 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। ये प्रकृति के आधार पर 8 थे, अब है हमारे प्रक्रिया के आधार पर 2 भागों में बांटा है। नंबर 1 अनुभूतिगत बिंब और नंबर 2 अभिव्यक्तिगत बिंब। ये प्रक्रिया के आधार पर है, कैसे लिखता है आदमी, तो अनुभव करता है और फिर अभिव्यक्त करता है, तो 2 प्रकार के बिंब है इसमें। इनमें से अनुभूतिगत बिंबों को 7 भागों में विभक्त कर सकते हैं। प्रकृति संबंध, नंबर 1 प्रकृति संबंधी बिंब, नंबर 2 जीवन संबंधी बिंब, नंबर 3 संस्कृति संबंधी बिंब, नंबर 4 इंद्रिय बोधगम्य संवेदना संबंधी बिंब, नंबर 5 मानसिक बिंब, नंबर 6 स्वप्नगत बिंब और 7 सेक्स संबंधी बिंब। इसके साथ ही अभिव्यक्तिगत बिंबों को भी 6 भागों में विभक्त किया जा सकता है। ये तो था, हमने बताया अनुभूति, तो अनुभूति के आधार पर 7 बिंब माने हैं, और अब है अभिव्यक्ति के आधार पर 6 भाग होते हैं। तो नंबर 1 शब्द शक्ति संबंधी बिंब, नंबर 2 लोकोक्ति एवं मुहावरे संबंधी बिंब, नंबर 3 अलंकार संबंधी बिंब, नंबर 4 प्रतीक संबंधी बिंब, नंबर 5 नाद संबंधी बिंब और नंबर 6 गति संबंधी बिंब। इसके अतिरिक्त डॉक्टर NP कुट्टनपिल्ले ने रिचार्ड हैटर, फोगल, रॉबिन स्केल्टन, डॉक्टर गोविंद त्रिगुणायत, डॉक्टर भागीरथ मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र आदि विद्वानों द्वारा किए हुए बिंबों के वर्गीकरण पर गहनता के साथ विचार करते हुए बिंब को 4 प्रमुख भागों में विभाजित किया है। नंबर 1 इंद्रिय बिंब, नंबर 2 वस्तुपरक बिंब, नंबर 3 भाव बिंब और नंबर 4 दार्शनिक बिंब। इनमें से यदि दार्शनिक बिंब को आध्यात्मिक बिंब कहे तो अधिक समीचीन होगा, और दार्शनिक बिंब को भी आध्यात्मिक बिंब कहना ज़्यादा ठीक है। तो हम इन्हीं 4 की चर्चा करेंगे। नंबर 1 होगा हमारा इंद्रिय बिंब। जहाँ इंद्रिय बोध के आधार पर बिंबों की योजना की जाती है वहाँ इंद्रिय बिंब विधान होता है, यानी जो इंद्रियों के आधार पर, जैसे मैं देख रही हूँ तो मेरा ये चाक्षुष या चक्षु बिंब हो सकता है। मैं किसी हवा को बहते हुए मैं उसमें सुगंध सूंघ रही हूँ तो मेरा ये घ्राण बिंब हो सकता है। मैं किसी चीज़ को खा करके उसका स्वाद ले रही हूँ तो मेरा ये स्वाद बिंब हो सकता है। यानी बिंब जितना इंद्रियाँ हमारी है उसके आधार पर जो हमें अनुभव होगा वैसे वैसे इंद्रिय बिंब होंगे। इंद्रिय बिंब प्रमुख 5 ज्ञानेंद्रियों चक्षु, श्रवण, त्वक, घ्राण और रसना के आधार पर 5 प्रकार के होते हैं। त्वक मतलब त्वचा। चाक्षुक, श्रव्य, स्पृश्य, घ्रातव्य और आस्वाद्य। इनमें से चाक्षुक बिंब 2 प्रकार के होते हैं, स्थिर और गत्यात्मक। चाक्षुक बिंब स्थिर बिंब का उदाहरण है खड़ा द्वार पर लाठी टेके वह जीवन का बूढ़ा पंजर, चिमटी उसकी सिकुड़ी चमड़ी हिलते हड्डी के ढांचे पर। यानी कोई एक व्यक्ति है, वो आकर के किसी के दरवाजे पर खड़ा है और उसने लकड़ी पकड़ रखी है, वो बड़ा बूढ़ा सा है, चल नहीं पा रहा है, स्थिर खड़ा है, ये स्थिर बिंब है, उसका स्थिरता प्रकट करता है। अब है गत्यात्मक बिंब का उदाहरण अति श्याम वर्ण स्लथ, मंद चरण, इठलाती आती ग्राम युवती वह गजगति। यानी कोई व्यक्ति और ग्रामीण वाला है जो चलते हुए आ रही है तो उसकी चलने की छवि को, उसकी चलने को प्रकट किया है, तो ये गति है, उसकी चलना है उसका गत्यात्मक बिंब में। और अगला आता है ख में, ये तो था हमारा चाक्षुष बिंब में। अगला है श्रव्य बिंब, सुनने की क्षमता। मानव संबंधी बिंब धनी के पैरों के घुंघरू कल,
नट की कटी में घंटियां तरल, वह फिरकी सी फिरती चंचल, नट की कटी खाती सो सो बल। कोई नट है जो अपनी नट की कला नृत्य की कला दिखा रहा है, तो उसमें वो किस तरह से उसकी बजने वाली घंटियाँ, उसके पाँव की, उसके चलने की, उसकी रस्सी पर चलते हुए की, तो ये सारी चीज़ें हैं वो श्रव्य हो रही है, यानी सुन करके प्रकट किया जा रहा है, तो वह श्रव्य बिंब है। प्रकृति संबंधी बिंब, अब इसमें भी श्रव्य में भी प्रकृति को भी लिया है। एक तो हो गया है इसमें मानव संबंधी बिंब में, क्योंकि कोई नट है वो अपने नृत्य कला या नट कला दिखा रहा है। दूसरा है प्रकृति संबंधी बिंब में, तो दादुर टैटर करते झिल्ली बजती झंझन, मैं आऊँ रे मोर, पीऊ चातक के गण। तो ये है प्रकृति में, जिस तरह से मेंढक बोलता है, झिल्ली टैटर करती है, मेंढक बोलने के बाद में मोर बोलता है, चातक बोलता है, तो ये सारी ध्वनियाँ हैं वो हम सुनते हैं, तो ये प्रकृति संबंधी बिंब है। अगला आता है गय, स्पृश्य बिंब। तो अब इस गय में कौन सा चाक्षुष बिंब में कौन कौन से थे? स्थिर बिंब, गत्यात्मक बिंब, श्रव्य बिंब। प्रकृति श्रव्य में भी दो तरह के थे, मानव संबंधी बिंब और प्रकृति संबंधी बिंब। अब अगला आता है स्पृश्य बिंब। नव बसंत के सरस स्पर्श से पुलकित वसुधा बारंबार, यानी स्पर्श करना, महसूस, किसी के स्पर्श को महसूस करना, स्पृश्य बिंब। अगला है घ्रातव्य बिंब, सूंघने वाले, जिसकी सुधि आते ही पड़ती है ऐसी ठंडक इन प्राणों में। अब जिसकी याद आते कहते हैं कि ऐसी प्राणों में कोई ठंडक सी महसूस होती है, तो अब सुधि आना, याद आना क्या है? महसूस करना, वही घ्रातव्य है। जो सुबह ओस गीले खेतों से आती है, मीठी हरियाली खुशबू मंद हवाओं में। अब हवा बह रही है तो हम कहते हैं ना लू चल रही है, या शीतल ठंडी सी कोई बरसात के बाद की हवा बह रही है। हवा हम क्या करते हैं? अनुभव ही तो करते हैं, सूंघने से ही पता चलता है कोई हवा है वो बड़ी शीतल बह रही है, तो या बरसात के बाद में मिट्टी की सुगंध लेकर बह रही है, तो हमें क्या पता है मिट्टी की सुगंध, हमने सूंघा है उसको, इसलिए ये घ्रातव्य बिंब है। अगला आता है आस्वाद्य बिंब, कैसे पीकर खाली होगी सदा भरी आंसुओं की प्याली। आस्वाद मतलब खा करके, जीभ द्वारा स्वाद से पता करना, तो कहते कैसे पीकर खाली होगी सदा भरी आंसू की प्याली। जो आंसुओं की प्याली आंखें भरी ही रहती है, वो कैसे पी करके खाली हो सकती है, ये आस्वाद्य बिंब का उदाहरण है। अगला है हमारा, ये तो था चाक्षुष बिंब का, ये हमारे सारे बिंब इंद्रिय बिंब या इंद्रिय परक बिंब। अगला नंबर 2 में आता है वस्तु परक बिंब। प्राय वस्तु परक बिंब दो प्रकार के होते हैं, मानव संबंधी बिंब और प्रकृति संबंधी बिंब। मानव संबंधी बिंबों का निर्माण करने के लिए कवि रूप, सौंदर्य, समाज, राजनीति, इतिहास, पुराण, संस्कृति, साहित्य, व्यवसाय आदि विविध क्षेत्रों से सामग्री संकलित करता है, और प्रकृति संबंधी बिंबों का निर्माण करने के लिए वह जड़ और चेतन प्रकृति से सामग्री का संचयन करता है। तो अब हम ये कल करेंगे बच्चों, जो हमारा नंबर 2 था वस्तु इंद्रिय परक बिंब हमने आज पूरा किया है, कल हम वस्तु परक बिंब करेंगे। धन्यवाद।